नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर से। विपक्ष ने रविवार को राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा 4 दलों के नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल द्वारा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा और इसके समाधान के लिए बैठक के आह्वान के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार सुबह बैठक के लिए 4 राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। वहीं विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह के दौरान अपनी साझा रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार सुबह एक बैठक बुलाई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशी को लिखे पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं के जगह केवल 4 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि किसी एक सरकार का सोमवार सुबह का स्टैंजो संसद को संचालित नहीं होने देना चाहती है। बता दें कि सरकार ने बातचीत के दौरान 4 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिन्हें राज्यसभा से गलत तरीके से निकाला गया था। केंद्र सरकार आज से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाने जा रही है, जिसके तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए सोमवार को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। सुशासन सप्ताह के दौरान केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सुशासन पहलों को उजागर करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। अभियान का मुख्य विषय सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 20 से 25 दिसंबर के दौरान मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की आयोजन बनाई गई है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कहा कि सुशासन प्रणालियों पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के अलावा आज सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा निवारण वितरण में सुधार के लिए प्रशासन गांव की ओर नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। डीआरपीजी ने कहा कि सुशासन सप्ताह का समापन 25 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में सुशासन दिवस के उत्सव के साथ होगा। आपको बता दें कि बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। रुक करते हैं अगली खबर का। मोदी सरकार आज लोकसभा में वोटर आईडी और आधार कार्ड को जोड़ने का विधेयक पेश करेगी। मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक निचले सदन की सोमवार की कार्यसूची में सूचीबद्ध है, जिसके विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी। विधेयक के मसौदे में कहा गया कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए विधेयक के मुताबिक चुनाव संबंधी कानूनों को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी सैन्य कर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है, लेकिन महिला सैन्य कर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी। चुनाव कानून विधेयक 2021 के अनुसार चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूची में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों से आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। पहले से मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उनके प्रमाणीकरण के लिए आधार मांगा जा सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास करने के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में हैं और तीनों पहिए पंचर हैं। यह ऑटो रिक्शा चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की तो जिस तरीके से अमित शाह ने महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोला है, इसको लेकर आगामी दिनों में जब अगले साल के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की अभी से जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हवाला दिया। हेमा मालिनी ने रविवार को इंदौर में कहा, राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मालिनी ने कहा, प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सांसद होने के नाते मैं कहूंगी कि एक भव्य मंदिर होना चाहिए। एक मंदिर पहले से ही है और मोदी जी द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे नया रूप दिया जा सकता है। ये परिवर्तन बहुत कठिन था, ये पीएम मोदी की दूरदर्शिता को दर्शाता है और आने वाले समय में मथुरा में भी ऐसा ही होगा। तो बीजेपी लगातार जो है एक तरीके से काशी हो या फिर अयोध्या हो और अब मथुरा को लेकर इस बात को लेकर दोहराती हुई नजर आ रही है कि मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा और इस श्रृंखला में हेमा मालिनी ने भी अपने आप को शामिल कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में आए दिन निजीकरण को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन होता है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर का है, जहां बिजली का निजीकरण किए जाने को लेकर 20,000 बिजली कर्मचारियों ने एक साथ आंदोलन किया है। जम्मू में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने की वजह से जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में इन सेवाओं को बहाल करने के लिए सेना की मदद ली गई है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन के अनुरोध के बाद हड़ताल की वजह से उत्पन्न हुए हालात से निपटने के लिए सेना को यह जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जरूरी आपूर्ति बहाल कर दी है और अपने सैनिकों को महत्वपूर्ण विद्युत स्टेशनों और मुख्य जल आपूर्ति स्रोतों पर तैनात किया है। आपको बता दें कि सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ और 2 दौर की वार्ता असफल हो जाने के बाद विद्युत विभाग के लाइनमैन से लेकर वरिष्ठ अभियंता शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विद्युत सेवा प्रभावित हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है। इसके साथ ही कोरोना के केस भी डरा रहे हैं। जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, इससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ताजा हालात ये है कि अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां बीते दिन रविवार को 6 और ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले सामने आए। गुजरात में 4 नए केस दर्ज किए गए। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक एक केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के जिन 6 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है, उसमें 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री तंजानिया की है, जबकि 2 अन्य मरीज इंग्लैंड और मध्य पूर्व से लौट कर आए थे। वहीं दिल्ली में कोरोना ने बीते 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 107 का आंकड़ा छू लिया है।
कोरोना वायरस केस में इजाफे के साथ ही दिल्ली में संक्रमण दर 0.17% हो गई है। इससे पहले 22 जून को 0.19% दर आंकी गई थी। इस संक्रमण से 10 दिन बाद दिल्ली में एक मौत भी हुई है, यानी कोरोना से अब तक मौतों का कुल आंकड़ा दिल्ली में 25,101 हो गया है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर को रोकने के लिए सोमवार से भारत के 6 एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पिछले हफ्ते जारी हुए निर्देशों के अनुसार रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम लागू किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार एयर सुविधा पोर्टल में संशोधन किया गया है ताकि जोखिम वाले देशों से आने वाले या बीते 14 दिनों में वहां रहने वाले लोग प्री बुकिंग करा सके। ये एयरपोर्ट देश के 6 प्रमुख मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में स्थित हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का केवल पहला चरण है और सिस्टम को स्थिर करने और यात्रियों को प्री बुकिंग में किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको सुनिश्चित करने के बाद नियम को अन्य एयरपोर्ट तक भी बढ़ाया जा सकता है। आरटी-पीसीआर आमतौर पर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस बीमारी की उपस्थिति का पता लगाने, ट्रैक करने और अध्ययन करने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।